हेलो मेरे प्यारे दोस्त, मैं रोहित कुमार आपके अपने YouTube चैनल मदर क्लासेस पे आप सभी बच्चों का क्या करता हूँ, स्वागत करता हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, मेरा 2-3 दिन तबीयत खराब होने के कारण मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। अभी मेरा हालत थोड़ा ठीक है तो मैं आज सोचा कि बच्चों को बता देता हूँ, वरना कहेंगे सर 4-5 वीडियो दिए उसके बाद वीडियो तो दे ही नहीं रहे हैं। बच्चों, आपको वीडियो मिलेगा, पक्का मिलेगा। जो कमेंट किया है तो आप लोगों को वीडियो मिलेगा। आज मैं कक्षा 10 का इकोनॉमिक्स का शायद जो अर्थशास्त्र के विकास का लास्ट लेक्चर शायद पढ़ाने वाला हूँ। जो कुछ बातें इसमें है आप लोग कमेंट शेयर कीजिए और जो आपका डाउट होता है उसे बताया करें। आप किसी बच्चे का कमेंट नहीं आता है तो आप लोग इसके बारे में बताएं कि हाँ सर कैसा लग रहा है, ऐसे पढ़ाऊँ या लिख लिख के पढ़ाऊँ। आप लोग के कमेंट पर ही निर्भर करता है कि हम कैसे पढ़ाएंगे। चलिए इसी पे साथ हम ज़्यादा बात न करते हुए सिलेबस पे आते हैं। हम आप लोगों को बता चुके हैं बहुत सारी बातें। उसी में आ जाता है देश के आर्थिक विकास की बिहार की भूमिका क्या है। मतलब देश में जितना रुपया पैसा आता है, आर्थिक रुपया पैसा से तो किसी देश का विकास होता है, तो उसमें कितना पैसा देता है भारत और कौन कौन से सेक्टर से देता है, जिसके विकास के बारे में हम देखेंगे कि क्या योगदान है बिहार का, क्या क्या करते हैं हम बिहारवासी अपने देश के लिए, जिससे देश की क्या हो प्रगति हो, साथ साथ बिहार की भी क्या हो प्रगति हो। पहला चीज कृषि के क्षेत्र में देखिए बाबू, आपको हम बता चुके हैं बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ पे लगभग बोलता है, यहाँ पे बिहार की जो 60-70% जनसंख्या है जो क्या है कृषि कार्य में लगे हुए हैं और उससे अपनी आजीविका को चलाते हैं। उसी में है कि बिहार में सब्जी और फल उत्पादन राज्यों में से एक यहाँ है। मतलब भारत का एक जो देश है, बहुत सारे देश में जो भारत है हमारा, भारत में बिहार भी एक ऐसा राज्य है जो फल सब्जी उत्पादन राज्यों में से एक है। मतलब बहुत सारे राज्यों में से बिहार भी एक राज्य है जो फल सब्जी इत्यादि का उत्पादन करता है। इससे क्या होती है, बहुत सारे फसलें, एक मिनट बाबू लोग, बहुत सारी फसलें हम उगाते हैं और फसलों को उपजा करके देश विदेश में भेजते हैं, जिससे सरकार को लाखों करोड़ रुपए का क्या होता है, मुनाफा होता है, जो हमारे आर्थिक आय में जुटती है, भारत की आर्थिक आय में जुटती है। तो कृषि के क्षेत्र में हम ऐसा विकास कर जाते हैं। औद्योगिक क्षेत्र में बाबू, हम लोग के यहाँ औद्योगिक कल कारखाना तो नहीं है, लेकिन यहाँ के चीनी, क्या चीज है, चीनी, रेशम उद्योग, कुटीर उद्योग, कुटीर मतलब होता है छोटे छोटे उद्योग, कुटीर मतलब छोटे छोटे उद्योग का अधिक विकास, क्या है, अधिक विकास उद्योग है उसका। मिथिला पेंटिंग का नाम सुने होंगे आप लोग, मिथिला पेंटिंग है, देखते होंगे जब आप लोग कभी भी राजगीर आइएगा तो राजगीर के हर एक क्षेत्रों में जो पेंटिंग आप लोगों को मिलता है वो मिथिला पेंटिंग है, मिथिला में बनने वाली पेंटिंग है। और उसके बाद हम जनसंख्या की दृष्टि से भी तीसरे नंबर पे आते हैं। बोलता है का भारत में आय में बहुत सारा योगदान है। मतलब हम लोग क्या उपजाते हैं बाबू, यहाँ पर विकास नाम का चीज तो नहीं है, कल कारखाने नहीं लगे हैं। जबकि इस बार हमारे मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का कहना है कि हाँ हम इस बार आप लोगों का कल कारखाने क्या करेंगे, लगाएंगे। अब उनकी मर्जी है, सियासी मामला, उस पर चर्चा नहीं है। लेकिन फिर भी पहले यहाँ चीनी उद्योग थी, रेशम उद्योग था, और उसके बाद कुटीर मतलब होता है छोटा, कुटीर मतलब छोटे छोटे उद्योग थे। और हस्तशिल्प मतलब हाथ से कारीगर द्वारा बनाए गए कला द्वारा। उसके बाद मिथिला पेंटिंग यहाँ का फेमस है, इससे भी क्या करते हैं हम लोग, लाखों करोड़ों रुपया भारत के खाते में जाती है। दूसरा श्रम एवं सेवा, यही देखिए विडंबना की बात है भारत के निवासियों के लिए। विडंबना मतलब बहुत ही दुख की बात है कि हम लोग इसमें सबसे आगे, बोलता है जनसंख्या की दृष्टि से बिहार भारत का तीसरा बड़ा राज्य है। मतलब बिहार जो है जनसंख्या के मामले में तीसरा बड़ा राज्य है। भारत में जो जनसंख्या है उसका एक बड़ा हिस्सा बिहार में रहता है। वो भारत के कुल जनसंख्या का, भारत की कुल जनसंख्या वर्तमान में डाटा के अनुसार 142.82 करोड़ है, जिसमें इतनी जनसंख्या में से सबसे ज्यादा अगर जो आबादी किसी देश राज्य में रहता है, तीसरे नंबर पर तो अपना बिहार आता है, उसके पहले एक नंबर पर यूपी आता है। बाबू आप ध्यान से सुनिए, इस श्रम शक्ति में क्या है, तीसरा बड़ा राज्य है बिहार, जो है श्रम शक्ति में बहुत आगे है। श्रम मतलब काम करने वाले आदमी,
श्रम मतलब काम करने वाले आदमी, लेबर खाली हम लोग उत्पादन करते हैं, कौची लेबर, हाँ चिंता वाली बात नहीं, लेबर भेजते हैं हम लोग। इसीलिए बोलता है बिहार देश के अन्य राज्यों को क्या बनाता है, अकुशल तथा कुशल श्रमिक की आपूर्ति कर देश के आर्थिक विकास में योगदान देती है। मैं चाहता हूं, मेरा मानना है कि बिहार वासी बिहारी होकर के दूसरे जगह जाते हैं, दूसरे जगह जाकर के काम करते हैं। क्या बिहार में उसकी जरूरत नहीं है? बिहार में रह करके वो नहीं कमा सकते हैं? कमा सकते हैं, लेकिन बिहार के जनता को ये कभी समझ में नहीं आएगी, जिसका प्रमुख कारण है ये लोग को सत्ता के समय मुर्गा और दारू पर वोट देना। ये मानना पड़ेगा आपको बाबू, चाहे जो हो जाए। लेकिन अगर जो हम कोई भी हो, हमारे कोई भी पक्ष विपक्ष कोई भी नेता लीडर से मतलब नहीं है, लेकिन हम उनको बात दे वोट दें जो हमारे बारे में सोचते हो। सोचिए हम लोग का हैसियत क्या है बिहार वासियों का। बोलता है अन्य राज्यों को अकुशल एवं कुशल, अकुशल मतलब जो कुछ नहीं जानता हो, कुशल मतलब जो कुछ कुछ जानता हो, क्या करते हैं, श्रम की आपूर्ति करते हैं। मतलब हम लोग गुजरात, कोलकाता, उड़ीसा, उसके बाद हो गया केरला, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु इत्यादि राज्य में कमाने जाते हैं भेड़ बकरी की तरह। यहां पर देखिए श्रम शक्ति बोलता है देश, और इससे हम क्या करते हैं, देश को अनेक अन्य राज्यों को हम विकास की ओर ले जा रहे हैं। और खुद किधर जा रहे हैं, पीछे से पहले नंबर पे, पीछे से अति पिछड़ा राज्य में। कैसा राज्य में, अति पिछड़ा राज्य में, इसमें हम बताए हैं। इसके बाद यहां पर मांग का भी सृजन होता है। भैया जनसंख्या जब तीसरे नंबर पे है, जनसंख्या जब तीसरे नंबर पे है, सबसे ज्यादा जनसंख्या में तीसरे नंबर पर भारत आता है, तो यहाँ के लोगों का मांग भी होगा। मांग क्या होगा, देखिए बोलते हैं बिहार की जनसंख्या की दृष्टि से भारत में तीसरा स्थान पर आता है। इसीलिए यहाँ विभिन्न वस्तुओं का मांग और उत्पादन, उत्पादन मतलब होता है सृजन करना, बनाना। मांग है तो उत्पादन भी किया जाता है। जैसे यहाँ तेल, दाल, मसाला, कृषि एवं उद्योग उपकरण एवं मशीन, साबुन, क्रीम, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा इत्यादि क्या है, यहाँ पर मांगे जाते हैं या फिर मंगवाए जाते हैं, या फिर हम लोग यहाँ उत्पादन होता है। चाहे तो बनाया जाता है, चाहे तो हम अन्य राज्यों से या विदेश से मंगवाते हैं, ये सब चीज। तो मांग के अनुसार से मांग का सृजन भी करता है। यह हमारे देश के आर्थिक विकास में क्या है, योगदान है। अब आते हैं मूलभूत आवश्यकता क्या है और विकास के बीच क्या संबंध है। मूलभूत आवश्यकता किसे कहते हैं, ध्यान से सुनिए। आपका तबीयत खराब हो, आपका तबीयत खराब हो और आपको कोई व्यक्ति कहता हो कि चलिए ना दवा क्या खाइएगा, चलिए 10 रुपया का गोलगप्पा खा लेते हैं, और 10 रुपया में ही आपका पैरासीटामोल टैबलेट और आपको बुखार लगल है, तो उस समय आप क्या लीजिएगा, दवा लीजिएगा कि गोलगप्पा खाइएगा। जाहिर सी बात आप कहिएगा सर हम क्या खाएंगे, गोलगप्पा खाएंगे। तो मूलभूत आवश्यकता उसे कहते हैं जो आपको नेसेसरी एकदम जरूरी है, चाहिए ही चाहिए, चाहिए ही चाहिए। तो वैसे चीज को हम मूलभूत आवश्यकता कहते हैं। और विकास के बीच संबंध क्या है, विकास हम किसे कहेंगे बाबू, मूलभूत आवश्यकता को अगर जो हम पूरा कर दे रहे हैं तो हमारा विकास भी क्या होगा, संभव होगा। अगर जो मूलभूत आवश्यकता भी पूरी नहीं हो रही हमारी, इसका मतलब हमारे पास विकास ठीक नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं ना कि मूलभूत आवश्यकता और विकास के बीच कैसा समानुपाती का संबंध है। मतलब अगर जो मूलभूत आवश्यकता बढ़ेगा तो विकास भी देश का बढ़ेगा, मूलभूत आवश्यकता कमेगा तो विकास भी देश का कमेगा। जैसे देखिए यहां पे है मूलभूत आवश्यकता, यहां पर लिख देते हैं आप मूलभूत आवश्यकता डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मैथ में ऐसे ही पढ़ना, लेकिन हम यहां पढ़ा रहे हैं विकास। कहने का मतलब बाबू जब मूलभूत आवश्यकता बढ़ी रहेगी, सबकी पूर्ति हो जाएगी, तो समझा जाएगा कि विकास इस राज्य या देश में अच्छा है। अगर जो मूलभूत आवश्यकता भी सबको पूरा नहीं हो रहा, रोटी कपड़ा मकान भी नहीं मिल रहा है, इसका मतलब देश का विकास अच्छा नहीं है। जैसे मूलभूत आवश्यकता में क्या आता है, भोजन, देखिए आ गया रोटी कपड़ा मकान, वस्त्र, शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण। अगर जो ये सब चीजें अच्छी हो तो ऐसा माना जाता है कि वहां की मूलभूत आवश्यकता क्या है, ठीक ठाक है या ठीक है। विकास
बोलते आर्थिक विकास के लिए जनसंख्या और जनसंख्यात्मक गुण दोनों दृष्टि से क्या होता है, पर्याप्त होने चाहिए। विकास हम किसको कहेंगे, आर्थिक विकास, यहाँ पर र छूट गया है। आर्थिक विकास के लिए मतलब रुपया पैसा कमाने के लिए या उससे धनी होने के लिए जनसंख्या संख्यात्मक एवं संख्यात्मक मतलब ऐसा नहीं कि 10 गो एक परिवार में 10 व्यक्ति है और 10 व्यक्ति है मेरे बाबू तो 9 गो कुछ काम नहीं जानता, बस भर ढीढ़ा खाता है और सुतल रहता है, और एक आदमी है जो सब चीज जानता है सब करने। तो वही बोल रहे हैं कि जनसंख्या विकास क्या गया इधर, जनसंख्या जो है क्या संख्यात्मक, संख्यात्मक मतलब गिनती गिनाने वाला नहीं हो बल्कि गुणात्मक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मतलब सिर्फ गिनती में नहीं होना चाहिए, उसमें गुण भी होना चाहिए। जैसे एक किसान का बेटा है तो किसान के जो बेटे हैं मान लिया जाए 5 व्यक्ति हल बैल सब चलाना जानता है और 5 को कुछ नहीं जानता है, एक मतलब वो जनसंख्या में तो आता है कि फलना आदमी के घर में कितना आदमी है तो 10 गो, लेकिन काम करे वाला है कई गो 5 गो है। तो वही बात है, संख्यात्मक रूप से नहीं होना चाहिए विकास में बल्कि गुणात्मक रूप से होना चाहिए, दोनों दृष्टि से होनी चाहिए, दृष्टिकोण से पर्याप्त होनी चाहिए। क्या कहते हैं, उसी को हम विकास कहते हैं। मतलब आर्थिक दृष्टि से संख्यात्मक और गुणात्मक अगर जो दोनों चीज किसी राष्ट्र में या देश में अगर जो हो तो उसे हम क्या कहेंगे, विकास कहेंगे। अब आते हैं थोड़ी भारत की बात करते हैं। बोलते हैं भारत जो है देश की बढ़ती हुई जनसंख्या के विकास के मार्ग पर बहुत बड़ी बाधा है। हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है उसमें सबसे बड़ी बाधा वाली चीज है भारत की बढ़ती हुई जनसंख्या। हमारे अनुसार से एक नियम होना चाहिए, हम दो हमारे दो, अगर जो इससे ज्यादा हो तो भारत की नागरिकता खत्म, भारत की नागरिकता खत्म, आपको कोई सेवा नहीं मिलेगा, 10 साल का सजा होगा। कौन तो 2 से 4 करने जा रहा है। तो यहाँ पे बाबू भारत में सिस्टम है हम दो हमारे आने दो, हम दो हमारे आने दो, ये सिस्टम नहीं चलेगा भारत में। भारत में सिस्टम होना चाहिए हम दो हमारे दो, चाहे महिला हो और चाहे पुरुष हो, सब पे अगर जो ये लागू हो जाएगा तो मजाल नहीं है कि कल से कोई कहेगा कि हम दो और हमारे आने दो या गिन लो, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब भारत जनसंख्या पे कंट्रोल कर लेगा तो भारत हर एक चीजों पर विजय पा सकता है। लेकिन भारत के पास जितने भी नेता विधायक हैं ये चाहते नहीं है कि भारत की जनसंख्या पर, क्योंकि उनका तो सब चीज पूर्ति हो रहा है लेकिन गरीब लोगों का नहीं हो रहा है। तो इस पे आप कंट्रोल कीजिएगा। तो वही बोलता है ये आप हम नहीं कहते हैं, किताब खुद आप लोग जो लिखे हैं किताब वही किताब में लिखा हुआ है भारत देश की बढ़ती हुई जनसंख्या विकास के मार्ग में बहुत बड़ी क्या है, बाधा है। मतलब जनसंख्या बढ़ रही है जिसके कारण से भारत का विकास संभव नहीं हो पा रहा है। आगे आते हैं गरीबी रेखा, पॉवर्टी लाइन के नाम से इसे जानते हैं। देखिए गरीबी रेखा को अपनाने के लिए योजना आयोग द्वारा एक बोर्ड क्या है, एक बोर्ड सीमांकन किया गया है, बॉर्डर लाइन बनाया गया। जैसे देखिए ध्यान से मान लिया जाए कि ये एक लाइन है, एक लाइन है, ये लाइन के जो ऊपर रहेगा जे अमीर है, जे लाइन के नीचे रहेगा गरीब है। क्या है, तो वही बोलते हैं कि भारत सरकार द्वारा पॉवर्टी लाइन एक बनाया गया भारत गरीबी रेखा, भारत सरकार का कौन आयोग द्वारा बनाया है, तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा गरीबी रेखा का आंकन किसके द्वारा किया गया है, योजना आयोग के द्वारा। उन्होंने एक बोर्ड बनाया है, सीमांकन किया है जो कैलोरी मापदंड पर आधारित है। सुनिए कैलोरी मापदंड क्या है बाबू, ध्यान से। एक कैलोरी मापदंड है, बोला जाता है, इसको हम अभी फिगर में बता देंगे कि क्या है। कैलोरी मापदंड बाबू किसी व्यक्ति को प्रत्येक दिन कितना ऊर्जा की आवश्यकता है। जैसे एक किसान है तो उसको ज्यादा ऊर्जा मिलना चाहिए, या वो बैठ के काम कर रहा है जिसको ज्यादा मिलना चाहिए। तो आप लोग कहेंगे सर जो किसान है ज्यादा खटता है उसको मिलना चाहिए, ऊर्जा की आवश्यकता ज्यादा उसको है भोजन पानी का। तो वही मापदंड बनाया है, एक रेखा, बोला अगर जितना कैलोरी इसको मिल गया तो समझ लीजिए वो अमीर है, इससे कम मिल रहा है तो क्या है, गरीबी रेखा में। तो इसके द्वारा गरीबी रेखा को मापने के लिए योजना आयोग द्वारा एक लाइन बनाई गई है
जिसी लाइन को पॉवर्टी लाइन के नाम से जानते हैं। अब कुछ बातें आते हैं यहाँ पे। ये है नरेगा। इसका नरेगा का फुल फॉर्म आपसे पूछे तो पहले तो यही बनता है कि नरेगा का फुल फॉर्म क्या है या नरेगा का पूर्ण रूप क्या है। देखिए, नरेगा का फुल रूप है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट, और उसके बाद नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी, कुछ लिखा हुआ है गारंटी एक्ट। फिर से नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, मतलब एक एक्ट मतलब होता है कानून, एक ऐसा कानून है जिसमें सरकार जो है ग्रामीण क्षेत्रों में क्या करती है, गारंटी देती है रोजगार का। तो कितना दिन, तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए नरेगा में एक व्यक्ति को कितना दिन मजदूरी के लिए गारंटी दी गई है, तो 100 दिन। कितना दिन, 100 दिन। बोलता है राष्ट्रीय योजना, अगर जो बोला जाए ग्रामीण लोगों को रोजगार देने के लिए एक राष्ट्रीय योजना है। दूसरा बात पूछेगा कि नरेगा एक कैसी योजना है, तो एक राष्ट्रीय योजना है, मतलब भारत सरकार द्वारा चलाई गई योजना है जो ग्रामीण मजदूरों के लिए। नरेगा किसके लिए है, ग्रामीण मजदूरों के लिए, मतलब शहर में लागू नहीं है, गांव में इसको दिया गया है। और 100 दिन इसमें न्यूनतम आपको काम मिलेगा, और इसकी राशि जो है सरकार तय करती है कि कितना रुपया। जैसे आप लोग सुने होंगे पापा के लेबर कार्ड है, श्रम कार्ड जिसको बोलते हैं, बनल है, तो पैसा उन्हीं के आता है। नरेगा के तहत काम करते हैं, आहरा खुदवाने वाला काम, पैन खुदवाने वाला काम, जो मिट्टी उठा उठा के रखते हैं लोग, इसी के तहत काम करते हैं। बोलता है इसके न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की जाती है। यहाँ पर नोट लिखे हैं, नरेगा जो है विश्व का सबसे बड़ा रोजगार देने वाली क्या है, संस्था है। मतलब विश्व में सबसे ज्यादा कोई रोजगार अगर जो देता है तो कौन देता है, नरेगा। नरेगा को किसने बनाया, राष्ट्रीय योजना। राष्ट्रीय एक प्रकार की क्या है, भारत सरकार द्वारा चलाई गई योजना है, जिसमें कम से कम एक लोग को कितना दिन मजदूरी दिया जाएगा, 100 दिन की मजदूरी दी जाएगी, गारंटी देती है सरकार। इसीलिए इस योजना का नाम है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी योजना। नेशनल रूरल गारंटी एम्प्लॉयमेंट गारंटी योजना, इसको कहते हैं एक्ट। क्या कहते हैं, एक्ट। ये ग्रामीण लोगों में। इसके बाद आप लोग क्या कीजिए, इसको फोटो खींचिए। अभी हम बताएंगे कैलोरी मापदंड कितना से कितना तक, ये सब, और कुछ 2-3 ठो नोट्स है, उसको भी हम क्या करेंगे आज बता करके इस वीडियो को हम खत्म करेंगे, इस लेक्चर को ही पूरा। चलिए प्यारे मेरे बच्चों, तो आप लोग इसका क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद मैं फिर आगे बढ़ाता हूं। चलिए मेरे प्यारे दोस्त, आज हम बात करते हैं, जो बात क्या करते हैं, जो बता रहे थे कैलोरी मापन। देखिए शहर के लिए, गांव के लिए, ये है बॉर्डर लाइन, पॉवर्टी लाइन जिसको हम कहते हैं, बॉर्डर लाइन ही। इससे ऊपर और इससे नीचे, इससे ऊपर और इससे नीचे, इससे ऊपर और इससे नीचे, और ये प्रति व्यक्ति के लिए एक आदमी को इतना मिलना ही चाहिए। ये जो पॉवर्टी लाइन है, शहर के व्यक्तियों को 2400 कैलोरी अगर जो मिल रहा है ऊर्जा, 2400 कैलोरी क्या मिल रहा है, ऊर्जा, मतलब भोजन से उसको इतना ऊर्जा मिल रहा है, कितना कैलोरी, 2400 कैलोरी, तो उसे गरीब नहीं समझा जाएगा। लेकिन इससे जो इस लाइन से ऊपर है वो अमीर है, और इससे जो नीचे है वो गरीब है। कहां पे, शहर में। कहां पे, शहर में। लेकिन गांव में 2100 कैलोरी जिसको ऊर्जा मिल रहा है वो गरीब नहीं है, उससे ऊपर मिल रहा है वो गरीब नहीं है। खाने पीने से, जैसे दूध लेते हैं हम लोग, चावल, रोटी, दाल इत्यादि खाते हैं, उससे हमको ऊर्जा मिलता है, और ऊर्जा को हम कैलोरी में मापते हैं। तो 2100 कैलोरी अगर जो ऊर्जा उसको मिल रहा है तो गरीब नहीं, लेकिन 2100 कैलोरी से नीचे ऊर्जा मिल रहा है तो क्या है, गरीब है। तो ये कैलोरी मापदंड को याद रखेगा, आपसे कहेगा कि शहर में कितना कैलोरी ऊर्जा से नीचे वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है, गरीब। तो 2400 कैलोरी से नीचे, गांव में 2100 कैलोरी से नीचे। अब आते हैं इंक्लूसिव ग्रोथ। इंक्लूसिव ग्रोथ बोलता है सभी वर्गों के समयक विकास की अवधारणा को ही आर्थिक शब्दावली में क्या कहते हैं, इंक्लूसिव ग्रोथ कहते हैं। मतलब सभी वर्ग, चाहे जो हो, बड़ा हो, छोटा हो, कोई भी जाति, धर्म इत्यादि का हो, समयक विकास, मतलब समय के साथ साथ अगर जो उसका विकास हो रहा है, उसी को अर्थभाषा के शब्द में हम लोग इंक्लूसिव ग्रोथ कहते हैं।
लास्ट है बाबू कृषि जनित उद्योग। कृषि जनित उद्योग बोलता है ऐसे उद्योग, कृषि जनित उद्योग ऐसे उद्योग जिसकी उत्पादन कृषि पर आधारित हो, मतलब या वैसा उद्योग जिसके कच्चे माल में कृषि से प्राप्त होता हो, जिसका कच्चा माल कहां से प्राप्त होता हो, कृषि से, उसे हम कृषि जनित उद्योग कहते। जैसे आम का, देखिए यहां सिर्फ लिखे हैं अचार, तो आम का अचार बनाने वाला कंपनी, नींबू का अचार बनाने वाला कंपनी, हाँ या नहीं, बहुत सारे अचार। अच्छा आम ही कहां से मिलता है, कृषि से। नींबू कहां से मिलता है, कृषि से। मान लेते हैं ओल का अचार बनाने वाला कंपनी, क्या चीज का, ओल का अचार, तो ये अचार ओल कहां से मिलेगा, कृषि से। टमाटर सॉस बनाने वाली कंपनी, टमाटर कहां से मिलेगा, कृषि से। देखिए बिस्कुट बनाने वाली कंपनी, बिस्कुट के लिए गेहूं कहां से मिलेगा, गेहूं कहां से मिलेगा, कृषि से। पाव रोटी बनाने वाला कंपनी को गेहूं कहां से मिलेगा, तब तो आटा पीस करके ये बनाएगा। समझ में आया बात। तो देखिए आज बच्चा लोग ध्यान से सुनिए, आज जो है आप लोग का ये जो आर्थिक विकास की जो इतिहास है इसका चैप्टर आज खत्म होता है, लेकिन ये सरकारी तो खत्म हो गया बाबू, क्वेश्चन भी तो बनना चाहिए। तो आज हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना देते हैं, कल सब्जेक्टिव क्वेश्चन बता देंगे। कल आपका हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन बता देंगे। बोलते जाते हैं, एक बुक है जिसका हम सहारा ले रहे हैं क्योंकि पूछा गया सारा क्वेश्चन है, तो इससे हम बता दे रहे हैं 100% इसी किताब से क्वेश्चन आता है। प्राइवेट बुक है, आप लोग की जानकारी के लिए फिर भी मैं बता देता हूं। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछेगा, पहला क्वेश्चन कि भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है। हमने बताया है भारत में कैसी अर्थव्यवस्था है, मिश्रित अर्थव्यवस्था वाले देश हैं हम लोग, तो इसमें ऑप्शन आएगा क्या, मिश्रित अर्थव्यवस्था। दूसरा क्या है, देखिए हम पढ़ते जा रहे हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन एवं वितरण के काम लगी आर्थिक संस्थाओं का वास्तविक एवं नियंत्रण मुख्यतः होता है किसके, विदेशियों हाथों में, निजी व्यक्ति। तो हम बताए हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वैसे देश को कहते हैं जहां पे सारे काम किसके, निजी हाथों में, उसका स्वामित्व किसके हाथ में हो, निजी हाथों में हो, वैसे देश को हम क्या कहते हैं, वैसे देश जहां पर उस प्रकार की व्यवस्था जिस देश में पाई जाती है उस देश को हम कैसी अर्थव्यवस्था वाला देश बोलते हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाला देश बोलते हैं। जिसका एग्जाम्पल हम लोग लिए अमेरिका, इसके बाद हम लोग एग्जाम्पल लिए हैं जापान, ऑस्ट्रेलिया इत्यादि। आगे बोलता है प्राथमिक क्षेत्र का संबंध है, प्राथमिक क्षेत्र का संबंध है बउआ देखो कृषि से, लिखवाए हैं कृषि से, पशुपालन से, मछली पालन से, औद्योगिक खनन से, ये सब प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। द्वितीय क्षेत्र में हम बता दिए हैं उद्योग, कल कारखाने इत्यादि किसमें आते हैं, द्वितीय क्षेत्र में। तृतीय क्षेत्र में डॉक्टर हो गया, टीचर हो गया, जो भी चीज हमको दान कर रहा है, जो देने वाला है, वो सब आते हैं किस क्षेत्र में, सेवा क्षेत्र। परिवहन क्षेत्र, परिवहन मतलब गाड़ी घोड़ा वाला, हवाई जहाज इत्यादि सब किस में आएंगे, सेवा क्षेत्र में आएंगे, तृतीय क्षेत्र है। आगे बोलता है अल्प विकसित देशों में प्रगति देशों में प्रति व्यक्ति आय क्या होता है, प्रति व्यक्ति आय कम होगा। जिस देश में प्रति व्यक्ति आय ज्यादा होगा वो अमीर होंगे, और जो कम विकसित मतलब अल्प विकसित मतलब कम विकसित होगा उसमें प्रति व्यक्ति आय क्या होगा, कम होगा। तो यहां पर बोलता है शून्य होगी, बहुत अधिक होगी, कम होगी, नग्न नहीं के बराबर होगा, क्या होगा आपका। देखिए ऑप्शन भी 5 नंबर वही दिया होगा, 5 नंबर बोल रहा है कम होगी, क्या होगी, कम। नग्न मतलब कुछ नहीं हो जाता तो फिर उद्देश्य में कुछ रहबे नहीं करेगा, कम होगी, क्या होगी, कम। छठा बोलता है जब उत्पादन एवं वितरण में लगी आर्थिक संस्थाओं का स्वामित्व एवं नियंत्रण सरकार एवं निजी व्यक्ति द्वारा होता है उसे क्या बोलता है, उत्पादन के जो काम है सरकार और निजी व्यक्ति दोनों करता हो। अच्छा सरकार भी करे और निजी व्यक्ति, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था होगा। कैसा अर्थव्यवस्था होगा, मिश्रित। तो देखिए लिखा है समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, सामंतवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। सरकार भी काम कर रहा है और प्राइवेट आदमी भी काम कर रहे हैं, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था। बोलता है अगला देखिए क्या है, 5-6 क्वेश्चन है इसमें। बोलता है क ब स ये सब तो नहीं पूछा। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की साक्षरता दर क्या है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की साक्षरता दर 47% है। विकास का सर्वश्रेष्ठ मापदंड क्या है, ये प्रति व्यक्ति आय है। विकास का अगर जो बोले सर्वश्रेष्ठ मापदंड क्या है तो प्रति व्यक्ति आय। कल बाबू लोग हम लोग कुछ बातों पर चर्चा करेंगे, जैसे
समाजवादी अर्थव्यवस्था के गुण क्या हैं, समाजवादी अर्थव्यवस्था के दोष क्या हैं, इस पे हम बात करेंगे। आर्थिक समानता, आर्थिक कल्याण इत्यादि, शोषण का अंत इत्यादि। हम कुछ कुछ कल आज क्या करेंगे, क्वेश्चन देख लेंगे इसका, अच्छा और सब्जेक्टिव क्वेश्चन। जैसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का दोष क्या है, पूंजी अर्थवादी व्यवस्था का गुण क्या है, क्या लाभ है, क्या हानि, ये सब आपसे पूछता है। कहीं पे आप ढूंढते रहिएगा, किताब में नहीं मिलेगा। समझ में आया? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का क्या लाभ है और क्या हानि है, सारी चीजों को हम बताएंगे। उसके बाद इसमें और देख लेते हैं, गतिशील अर्थव्यवस्था, स्वयं संचालक, प्रति व्यक्ति प्रेरणा, आर्थिक स्वतंत्रता, अर्थव्यवस्था के प्रकार, अर्थव्यवस्था की संरचना, ये तो बता दिए बाबू। अर्थव्यवस्था की संरचना 3 प्रकार का, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र होता है, ये सब बता दिए हैं। सेवा में तृतीयक क्षेत्र में कहते हैं कोची कोची आता है, ये सब लिखवा दिए हैं। आगे आते हैं, क्या बात बोलता है। अब ये मत बोलिए कि सर आप किताब खोल के बैठे हैं, नोट्स हम बता दिए हैं। कुछ हमको लगता है कि बच्चा लोग को हम बता दे, जो बात हम कल क्या करेंगे, लिखा करके बता देंगे। ऐसे आपका एनसीईआरटी के अनुसार से बातें क्या हो गई, खत्म। बातें जो हमारा पढ़ाना था वो खत्म हो गया, लेकिन हमको लगता है कि हमारे द्वारा पढ़ाए गए बच्चों का क्या एक भी चीज नहीं छूटना चाहिए। तो एक क्लास हम इसका कल और लेंगे, इसी पर आप इसका भी क्या कीजिएगा, मतलब कि स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मापदंड आप लोगों को याद रहना चाहिए। शहर के लिए कितना कैलोरी ऊर्जा, 2400, और गांव के लिए 2100 कैलोरी ऊर्जा होनी चाहिए गरीबी रेखा के लिए। बाबू आप इसका अच्छा से आप लोग ध्यान करके पढ़िए। अभी जो आप लोगों का टेस्ट हुआ है अभी हाल में 2 दिन पहले, उसका क्वेश्चन मेरे बच्चों ने मेरे एग्जाम में दिखाया। हम तो आपको दिखाते रहते हैं कि मेरे पास कितना बच्चा है, दिखाया, जिसमें से इसमें से मेरा ज्योग्राफी जो हम पढ़ाए आज तक लास्ट किए हैं, इससे सब्जेक्टिव में आया है 3 गो, वो भी कई नंबर, 2-2 नंबर के, वो 5 नंबर के भी इसी से क्वेश्चन आया। अब बताइए, 5 नंबर इधर और 3 दूनी 6 नंबर इधर, 6-5 11 नंबर। अगर जो ये चैप्टर जो बच्चा पढ़ के जाता उससे बनता। टेस्ट था, लास्ट टेस्ट था इस साल का, स्कूल में हो रहा था। 3 दिन का छुट्टी भी हम लोग बच्चों को दिए थे, और उस समय मेरा तबीयत खराब हो गया। हम सोचे थे 2-2 3-3 क्लास पढ़ा देंगे, लेकिन तबीयत खराब हो गया, क्या करें। तो इसको देख लीजिए और आप लोग क्या कीजिए, माता पिता एवं बच्चों और सैनिकों का सम्मान करें। इसी के साथ मैं रोहित कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल मदर क्लासेस 6201 से क्या करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।